ओके, हमने एक एक्टिविटी देखी थी ना। ओके चलो तो आगे देखते हैं। एक देखी या दो देखी? दो देखी, एक ही देखी। 3.1 3.2, अच्छा 3.1 देखी। 3.2 देखते हैं एक्टिविटी 3.2 क्या बोल रहे हैं। अभी देखो ये मोस्टली एक्टिविटी कैसी है, जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी के ऊपर सारी ही एक्टिविटीज है। ओके, जितने भी प्रॉपर्टीज देखे हमने, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, रिएक्शन विद द वाटर, रिएक्शन विद द एसिड, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, यही तीन देखी ना हमने, याद है ना? ओके चलो, सो टू स्टडी द हार्डनेस ऑफ द मेटल, हमने देखा है मेटल्स आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, उसमें भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि मर्क्यूरी, वो तो लिक्विड ही होता है तो हार्ड नहीं है, करेक्ट। और कोई जो सॉलिड हो और हार्ड ना हो? सोडियम, पोटेशियम, यस करेक्ट। यहाँ पे हमें हार्डनेस चेक करनी है। ऑलवेज हैंडल सोडियम विथ मेटल विथ द केयर। हाँ क्यों भाई, क्यों सोडियम विथ केयर? रिएक्ट किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, यस। सो एक्टिविटी, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सबका ले लो थोड़े थोड़े स्मॉल पीसेस। ट्राई टू कट दिस मेटल विथ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस, काटने का ट्राई करो, उंगली ना कट जाए। ओके, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। ओके, वो जो लैब में यूज करते हैं ना, हम उसे टोंग बोलते हैं, जैसे ऐसे पर्टिकुलर, जैसे वो तुम्हारा सर्कल होता है राउंडर, वैसा ही होता है टोंग। ओके, ऐसे पकड़ने के लिए, जैसे वो किचन में, हाँ वो चिमटो चिपियो जो बोले वो। ओके सो दैट इज टोंग, उसको टोंग बोला जाता है। उससे पकड़ो, पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास मतलब एक छोटा सा ग्लास होता है, वॉच ग्लास देखा ही होगा बायोलॉजी लैब में। ओके, एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ, नाइफ से कट करने की ट्राई करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्वेश्चन पूछे, कट जाएगा भाई और क्या। कैन वी कट द मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम विथ अ नाइफ? ऑब्वियसली नॉट, नो। कैन सोडियम मेटल कट विथ अ नाइफ? यस, दैट्स इट। ऐसे ही सब एक्टिविटीज है। ओके, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज सीन इन द अबव एक्टिविटी? हार्डनेस। हार्डनेस ही दिखा रही है ना, एक बाई कई नहीं कट रही है और सोडियम कट जा रही है, तो वो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी? हार्डनेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस एंड देयर हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल हार्डनेस वेरी करेगी। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 3.3। ओके, क्या बोल रहे हैं कि टू स्टडी दैट मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके तो मेलिएबल है। ओके चलो तो करते हैं। टेक अगेन सारी ले लो, कौन कौन? आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। अब ब्लॉक पर रखो अच्छे से और 4-5 टाइम्स उसको हैमर से मारो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट एंड रिकॉर्ड। ओके, which property of metal is observed? Thin sheets, that is malleability. Okay, so which property of metal is observed in this activity? Metals can be hammered into thin sheets. तो प्रॉपर्टी का नाम तो लिखा ही नहीं, लिखो उसमें आंसर में लिखना पड़ेगा malleability. Okay, that should be there, that word should be there. What is malleability of metals? So this is the definition: the property of metals to be converted into the thin sheets when hammered is known as malleability of metals. Simple है. Name the metals which are most malleable in nature. Gold and silver, पता ही है हमें. Okay. Next activity 3.4 to study that metals are ductile. Ductile मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते, थिन वायर्स. याद रखना एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड होता है. ओके, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, उसको तुम वायर बना के खींच सकते हो. कहां तक खींच सकते हो पता है? 2 किलोमीटर तक. 2 किलोमीटर. 1 ग्राम, हाँ सिर्फ 1 ग्राम. मतलब जो हम गोल्ड लेने जाते हैं अभी कितना मान लो, जस्ट रफली, ज्यादा ही है बट मान लेते हैं 50,000 रुपीज चल रहा है रेट. ओके, 52, 53 कुछ चल रहा है. वैसे हम मान लेते हैं 50,000 चल रहा है. ओके, तो 50,000 मतलब हम क्या बोलते हैं? 1 तोला. तोला मतलब क्या?
यस करेक्ट। तोला मतलब क्या? 10 ग्राम्स। तो 10 ग्राम का प्राइस कितना है? 50,000। तो 1 ग्राम का कितना होगा? 5,000। तो ये 5,000 रुपीज का, ये अगर 1 ग्राम है, 1 ग्राम, एक चुटकी सिंदूर जैसे तो 1 ग्राम है, सिर्फ 1 ग्राम, उतना ही गोल्ड लिया तुमने, उसको इतना डक्टाइल होता है तुम उसको खींच सकते हो। कहां तक? झाड़ेश्वर से खींचना शुरू करे तो मक्तमपुर तक कैसे ओके 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो सिर्फ 1 ग्राम में से। जस्ट इमेजिन 1 ग्राम में से, इतने छोटे में से तुम ऐसा पतला सा वायर बना सकते हो। समझ में आ गया? ओके हाँ चलो। सो वैसे मक्तमपुर तक तो नहीं, यहाँ ज्योति नगर तक ओके 2 किलोमीटर उतना ही होता है, वो बोल रहा हूँ मैं। 2 किलोमीटर तो खींच सकते हैं, बट 2 किलोमीटर इतना ही होता है झाड़ेश्वर से। यही 1.5 जैसा है, यहाँ अपने ट्यूशन से ही 1.5 है। 500 मीटर और आगे चले जाओ, आइनॉक्स तक चले जाओ, दैट्स इट। ओके हाँ, सो डक्टिलिटी, हाँ चलो तो उसके ऊपर देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय वायर में? वही द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। ओके, और सिर्फ फिलामेंट्स, फिलामेंट्स और वायर्स। फिलामेंट्स मतलब भी वही, ये अब तो ऐसे बल्ब आने लगे। पहले के बल्ब देखे एकदम ट्रांसपेरेंट होते थे, येलो कलर के बल्ब। ये लाइट भी येलो आती थी, ऐसे व्हाइट लाइट नहीं आती थी। हाँ ट्रांसपेरेंट, अंदर देख सकते हैं हम। तो उसमें एक पतला सा वायर होता है, एकदम पतला सा, उसका नाम है फिलामेंट। ओके, इतना पतला सा, वो अगर हिल गया ना, वो सर्किट में से अगर छूट गया, निकल गया, ओके दैट मीन्स बल्ब उड़ गया, लाइक दैट, फ्यूज हो गया। भाई तू रहना। ओके चलो। सो which metal is most ductile? Again gold. What is the maximum length of wire which can be drawn from 1 gram of gold? लो आ गया 2 किलोमीटर। Done. Why the metals can be given different shapes? क्यों भाई different shapes हो सकते हैं? उसकी प्रॉपर्टी है, हार्डनेस, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, इसलिए कर सकते हैं हम। So metals can be given different shapes due to the properties like malleability, ductility, hardness. Done? ये अब ज्यादा क्यों? 22, 23 पर भी रख रहे थे अभी दोपहर को, तब भी कुछ नहीं हो रहा था, अभी होता है। हाँ चलो, नेक्स्ट एक्टिविटी 3.5। बोलो क्या हुआ? चलो, एक्टिविटी टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड possesses हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमें दिखाना है एक्टिविटी थ्रू दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर्स है, एंड उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, मतलब ऐसे ही नहीं कि मेल्ट हो गए, ओके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। एक्टिविटी, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, clamp this wire on a stand as shown in the figure। देखो ये मेटल का वायर है, ओके अब ये स्टैंड है, ये क्लैंप है जिससे हम टाइट कर सके। ये बर्नर, देन वैक्स, वैक्स मतलब पता है ना, मोमबत्ती का वैक्स, ओके दैट वैक्स, और यहाँ पे पिन है दैट इज नेल, टाकनी, ओके और फ्री एंड ऑफ द वायर, वायर का फ्री एंड है, मेटल का वायर है। ऐसी हमारी सेटअप है, ऐसा apparatus सारे। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग अ वैक्स, वैक्स चिपका दो पहले और उसके अंदर पिन डाल दो ऐसे। डन, ओके। हीट द वायर विथ अ स्पिरिट लैंप। अब वायर को हीट करो, वैक्स को हीट मत करना नहीं तो गया नीचे। ओके वायर को हीट करो, तो वायर को हीट करोगे तो हीट ट्रांसफर होगी। सपोज ऐसा, ये तो बहुत नजदीक, सपोज तुमने वैक्स यहाँ लगाई हुई, ओके और से यहाँ से गर्म कर रहे हो ना तो चलेगा, यहाँ गर्म कर रहे हो और यहाँ पर वैक्स है और वहीं पे पिन है,
सो यहाँ गर्मी धीरे धीरे हीट जाएगी और ये वाला जो वैक्स है वो या तो दिस साइड या तो दिस साइड थोड़ा मूव करने, थोड़ा तो मेल्ट होगा ही ना भाई, गिर नहीं जाएगा लेकिन हीट तो ले ली उसने, तो दैट मीन्स इट कैन स्टार्ट मूविंग। कुछ क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है। सो वैसे होगा उसका फिक्स अ पिन। ओके हीट, चलो heat the wire with a spirit lamp, candle or burner. Okay, what do you observe? Note your observation. Does the metal wire melt, etc etc etc. Okay, what happens to a pin attached to the wire? जब हीट हो जाएगी तब पिन मूव करना स्टार्ट कर देगी। डन? ओके, क्यों? क्योंकि हीट पास ऑन हो रही है, कंडक्ट हो रही है, दैट्स राइट। ओके, ड्यू टू हीटिंग मेटल वायर एक्सपांड्स एंड द पिन डिस्प्लेस्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब डिस्प्लेस लिखो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड व्हाटएवर। दिस इंडिकेट्स दैट हीट फ्लोज थ्रू द वायर एंड मेल्ट द वैक्स बट वायर डज नॉट मेल्ट। तो वैक्स तो मेल्ट हो रहा है इसलिए तो वो मूव हो रही है, लेकिन क्या वायर मेल्ट हो गया? नहीं हुआ, तो इट इज हैविंग हाई मेल्टिंग। Which property of metal is observed in the above activity? So good conductors and melting point. Okay, two properties. Which metal is used as the best conductor of heat? Copper and silver also, but silver महंगा है इसलिए हम copper use करते हैं। So silver and copper. Which metals are poor conductor of heat? ये तो हमने देखा था, lead and mercury are poor conductors of heat. Okay. ये एक्सेप्शन में देखा था हमने, याद हो तो, लेड एंड मर्क्यूरी। ओके नेक्स्ट, हाँ बोलो, चलो एक्टिविटी आगे। हाँ सर, वो गोल्ड कंडक्टर होता है नहीं इलेक्ट्रिसिटी का? इलेक्ट्रिसिटी का होता है। तो सर गोल्ड को इतना लंबा खींच सकते तो आयर भी तो बना ही सकते हैं ना, तो कितना महंगा है सर? 5000 में कितना किलोमीटर हो जाएगा? वो वायर मतलब इतना थिक वायर नहीं, मतलब बहुत ज्यादा थिन वायर होता है, थिन। ओके, वायर तो बना सकते हैं लेकिन वायर की भी थिकनेस होती है। जैसे कि तुम देखो कि ये वायर है, देखो ये कितना मोटा है, और ये कैमरा का वायर देखो कितना छोटा है, ये वायर देखो, सबकी थिकनेस अलग अलग होती है। ओके, सो वो गोल्ड के वायर तो बना सकते हैं लेकिन इतना थिन होता है कि जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट, याद करो फिजिक्स, हीट प्रोड्यूस होगा। कितना हीट प्रोड्यूस होगा? कितना हीट प्रोड्यूस? मैग्नेटिक इफेक्ट तो अभी पढ़ना है। कितना हीट प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली ना। तो गोल्ड का वायर है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? क्या? आई स्क्वायर आर टी जितनी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला पूछ रहा था। हाँ यस, सो आई स्क्वायर आर टी जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट से ही मेल्ट हो जाएगा वो। गोल्ड तो छोड़ो, कॉपर जो होता है ना, कॉपर फ्यूज देखा हमने, फ्यूज का वर्किंग देखा इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में। सो फ्यूज में क्या था, इस साइड और इस साइड हमें एक बीच में मेटल डालना था। तो क्या होगा, जब भी हायर लोड आएगा, हायर वोल्टेज, हायर करंट, तो क्या होगा, इसमें से जब भी करंट पास होगा इतना हायर करंट, तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी। मतलब यहां से अब यहां नहीं जा सकते। फ्यूज का वर्किंग देखा था। तो सोचो कि पतला सा कॉपर का वायर भी हो सकता है, तो गोल्ड तो एकदम इजीली हो जाएगा। समझ में आ गया? टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब तक हमने क्या देखा, हीटिंग इफेक्ट, हीट के कंडक्टर्स है। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर्स हैं। ओके, टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर। बैटरी है, बैटरी से यहाँ पर तुमने एक पिन अटैच की है, क्लिप्स, ये साइड भी क्लिप्स, यहाँ पर बल्ब है, यहाँ पर स्विच है, स्विच को ऑन कर दो। ओके, नाउ क्या करेंगे, मतलब करना क्या है, ये क्लिप्स को, सपोज मुझे ये मार्कर में से पास हो रही है या नहीं है सर ढूंढना है, मैं क्या करूंगा, ये क्लिप है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है और क्लिप से मैंने अगर इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लग गया। क्यों बल्ब ग्लो करने, पहले क्यों नहीं कर रहा था, सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट कंप्लीट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बीच में ऐसे मेटल रख दिया, सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सर्किट कंप्लीट हो गई तो बल्ब क्या हो गया,
ग्लो। लेकिन अगर सही में मैंने ये मार्कर रख दी तो क्या वो होगा? ग्लो। मेटल की होगी तो होगा, अदरवाइज ये रख दी तो नहीं होगा। डन? ओके चलो। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, यहां रख दो। ओके। विच प्रॉपर्टी? अगेन conductivity of electricity, conductors of electricity. Which coating is used on electric wire? Electric wire पे PVC का कोटिंग होता है। ये जो दिख रहा है काला काला कलर का, दिस, ये ग्रीन रेड, ये जो कोटिंग होता है वायर्स के ऊपर। ओके, फैन में तो अभी तो नहीं दिख रहा है, देखो वहां पर भी है ग्रे कलर का। ओके, सो दैट कोटिंग होता है प्लास्टिक, जिसे हम बोलते हैं पीवीसी, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लास 8। ओके, सो पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम याद रखना, उसका होता है। क्यों क्यों कोटिंग करना पड़ता है? करंट तो पास करना है, तो ना करें इसके लिए क्यों है ऐसा करें हम? ताकि हमें शॉक ना लगे, ताकि हमें हमारी सेफ्टी के लिए। सर ये पीवीसी इंसुलेटर होता है। हाँ, पीवीसी इंसुलेटर है। यस। तो सर रबर भी लगा सकते हैं। रबर भी लगा सकते हैं, बट रबर पता है ना मेल्ट होता है तो कैसे चिपचिपा हो जाता है। वो आते हैं ना कुछ बार क्या कहते हैं? चिप। हाँ हाँ, वैसे ही मतलब बहुत ज्यादा क्या स्टिकी हो जाता है। यस। ओके, चलो फिर डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज इट इंडिकेट? हाँ, ग्लो होगा, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज हो रहा है इसलिए। ओके, ठीक है। कौन सी देखी हमने? 6 7 ये रही। तो स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखो अब सब कुछ मेटल का हमने देख लिया, अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं। तो बताइए ना हमें, जो कुछ उसमें है वो इसमें होगा नहीं। दैट्स इट। कलेक्ट द सैंपल्स। कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, आयोडीन ले लो। आयोडीन का एक एक्सेप्शन बताओ, क्या है वो? आयोडीन का एक्सेप्शन शाइनी तो है, तो एक्सेप्शन है क्या शाइनी होना? क्योंकि मेटल शाइनी है, नॉन मेटल एक्सेप्शन है, क्योंकि वो तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल थोड़ी शाइनी होते हैं। यस, करेक्ट। हाँ, सो आयोडीन, सल्फर, कोल, ग्रेफाइट। कोल का बताओ। कोल का मतलब ग्रेफाइट का बताओ एक एक्सेप्शन। कार्बन का वही कंडक्टर ऑफ। कार्बन का क्या है वो? नहीं, एलोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स कौन थे? जो खुद का खाना खुद बनाते थे। यस, ओके। हाँ, तो ग्रेफाइट का एक्सेप्शन। करेक्ट, नॉन मेटल्स है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ओके, सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है? मेटल है? नॉन मेटल। हाँ, नॉन ये लिखा ही तो है। ओके, चलो। कैरी आउट द एक्टिविटीज, फिर से करो ये जो भी हमने देखा वो, तो पता चल जाएगा कि भाई नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रियस, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they are not having malleable and ductility property, they are not hard. Exceptions are there, but main physical properties are this. Okay, state the physical state of the non metals. non metal का physical state वैसे तो सारे ही फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस और लिक्विड होते हैं। बट फिर हमने बोला ना कार्बन भी होता है, सल्फर भी होता है, तो वो लोग कैसे होते हैं? सॉलिड में होते हैं। तो तीनों लिक्विड। वुड भी हो गया, वुड भी हो गया, बट वुड अगेन वो तो डिफरेंट ही, कैटेगरी ही डिफरेंट है। मतलब हम उसको मेटल और नॉन मेटल में कंसीडर नहीं कर रहे। इट इज नॉट कमिंग अंडर 118 एलिमेंट्स। वुड इज नॉट कमिंग अंडर दैट। ओके, उसका तो हम इंसुलेटर के तौर पे यूज करते हैं, जस्ट लाइक प्लास्टिक। प्लास्टिक भी नहीं है वो लिस्ट में। नहीं, वो लिस्ट में 118 वाले लिस्ट में प्लास्टिक भी नहीं है। चलो, सो गैसेस एट रूम टेम्परेचर तीनों में होते हैं। स्टेट द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, पता ही है हमें। ओके, दैट्स इट। देखो, कंपाइल योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग नॉन मेटल्स
कार्बन सल्फर एंड आयोडीन, तो पता ही है हमें कार्बन सल्फर आयोडीन शाइनी होता है, वो तो एक्सेप्शन है, अदरवाइज नॉट शाइनी। सल्फर सॉफ्ट होता है, आयोडीन सॉफ्ट होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट ही तो होते हैं, लेकिन कार्बन हार्ड है, और इतना भी हार्ड नहीं है, हार्ड ना लिखो तो भी चलेगा। हाँ, कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड हार्डेस्ट है, लेकिन ग्रेफाइट कोई हार्ड नहीं होता है। वो ग्रेफाइट तुम हाथ से भी तोड़ सकते हो उसे, ओके, बट यहाँ हार्ड लिखा है, ओके। देन मैलेबिलिटी नहीं, डक्टिलिटी नहीं, हीट नो, ओके, हीट नहीं जाएगी, यस। सल्फर एंड आयोडीन करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट ही होगा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सो ग्रेफाइट में से यस, डायमंड में से नो, सल्फर एंड आयोडीन नो। सोनोरिटी नहीं मिलेगी, सोनोरिटी मतलब सोनोरस, सोनोरिटी, अच्छा सिंपल है, ओके। To test the acidity and basicity of oxides, चलो पहले तो बताओ oxides are metal oxides are basic in nature or acidic in nature? Basic. हाँ, basic sure। हाँ, एक सेकंड, हाँ बोलो। मेटल ऑक्साइड्स की बात चल रही है। मैग्नीशियम रुबिन को जलाया, नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड गिर गया, तो वो एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक है, ये लोग तो बेसिक बोल रहे हैं। हाँ, तुम बताओ। एसिडिक है, बेसिक है, बताया तो था, याद रखने का तरीका। एसिड रेन वाला, क्या एसिड रेन में एसिड कहां से आ गया? जो SOX और NOX है उसमें से। तो S सल्फर नाइट्रोजन, वो लोग क्या है? नॉन मेटल्स है। सो नॉन मेटल एसिडिक है, तो मेटल क्या हो गए? बेसिक। डन, ओके। हाँ, टेक अ मैग्नीशियम रिबिन एंड सम सल्फर पाउडर, तो ये एक मेटल है, वो एक नॉन मेटल है। बर्न द मैग्नीशियम, कलेक्ट द एसिड फॉर्म, डिसॉल्व इट इन द वाटर, ओके। सॉल्यूशन, अच्छा चेक करो रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से। इज द प्रोडक्ट फॉर्म बर्निंग, ओके, एसिडिक है या बेसिक बताओ, दोनों के बारे में बताओ। एंड टेस्ट द ओके, कहाँ गए? हाँ, add some water, test this solution with the blue and red litmus paper. Is the product formed on burning sulfur acidic or basic? Can you write equations for that? अच्छा चलो, ये सब कुछ पता ही है तुम्हें। मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो बेसिक है या एसिडिक? बेसिक। देन सल्फर है, सल्फर को बर्न करो, ओके, तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। अब उसको तुम अगर पानी में डाल दोगे, ओके, H2O के साथ SO2 कर दोगे, सो H2SO3 बन जाएगा। H2SO3 पता है क्या है? नहीं तो सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है? H2SO4, ओके, which is a strong acid. So सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, तो एसिड बना ना, एसिडिक है, तो पता ही है हमें, सल्फर नॉन मेटल है तो उससे तो एसिड वाला ही बनेगा। सो व्हाट इज फॉर्म्ड, ये पता ही है, सब कुछ है, इट इज अ रिवीजन, तो ऐसे ही होगा, फटाफट ही हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम ऑक्साइड? इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक? व्हिच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग? SO2। फॉर्म्ड बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक? एसिडिक। इक्वेशन देखो इक्वेशन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO, और MgO को पानी में डाल दिया तो मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो डाल दिया पानी में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमने उसमें भी देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे। देन सल्फर, ऑक्सीजन, SO2 एंड ये SO2 को भी पानी में से पास कर दो तो बन जाएगा H2SO3 एक्वियस, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड इज द सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक और बेसिक, पता ही है हमें एसिडिक। डन, ओके। नाइन, टू स्टडी द बर्निंग ऑफ मेटल्स इन एयर, ये भी हमने देख लिया है। मेटल्स को एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करेंगे, और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हाँ, बहुत बार रिपीट होगा अब तो। This activity needs the teacher's assistance. Okay, it will be better if students wear goggles and eye protections. Okay, take samples of metals such as aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc, sodium. Hold the sample of metal taken above with a pair of tongs and try burning over a flame. Repeat the same with the other metal samples. Collect the produce deformed. Let the products and the metal surface cool down. Which metal burn easily? What flames? Questions and questions. What flame colors did you observe? This is the important question, याद रख लेना, सारे फ्लेम के कलर्स भी आएंगे। How does the metal surface appears after burning? शाइन करने लगेगा बर्निंग के बाद। Arrange the metals in the decreasing order of their reactivity, वो तुम्हें कानो काज मांगे, याद कर लिया है। Are the products soluble in water? Okay, so वो डिपेंड है कि कौन सी मेटल है। Okay, चलो, कौन सा इजीली बर्न हो जाएगा? मैग्नीशियम बर्न हो जाएगा, उसका तो एक्सपेरिमेंट भी हमने किया है, मैग्नीशियम रिबिन का। देन व्हाट कलर्स डज सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इम्पार्ट टू दिस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम? तो ये याद रख लो। ओके, सोडियम देगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, येलो फ्लेम। मैग्नीशियम डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा, जैसे विगरसली बर्निंग होता है तो कैसे ऐसे बहुत जल्दी जल्दी जाती है, फटाफट स्टीम जैसे निकलती है वैसे, तो वैसे डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कॉपर ग्रीनिश ब्लू फ्लेम, एंड एल्यूमिनियम व्हाइट फ्लेम, याद रख लेना। एक्चुअली डिटेल्ड में है 11th 12th साइंस में, हमारे सिलेबस में अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट ये याद रखा हुआ हो तो शायद यूजफुल हो जाएगा। ओके, सोडियम येलो फ्लेम, देन एल्यूमिनियम का व्हाइट फ्लेम है, मैग्नीशियम का डेजलिंग व्हाइट है, एंड कॉपर का ग्रीनिश ब्लू है। तो तुम याद रख सकते हो कि जो 11 से स्टार्ट कर रहे हैं हम सोडियम, तो वो येलो कलर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन व्हाइट है सब कुछ। ओके, सो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम व्हाइट देंगे, उसमें भी एल्यूमिनियम व्हाइट और मैग्नीशियम डेजलिंग व्हाइट। ओके, एंड कॉपर ग्रीनिश ब्लू। डन। ओके, हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर सिल्वरी व्हाइट? What is the solubility of the product in water obtained by the reaction of copper, iron, zinc, aluminum with the oxygen? So products obtained by the reaction of the copper, iron, zinc, aluminum with the oxygen are insoluble in water. तो कौन soluble in water था? कोई ऐसा मेटल जिसको जलाने के बाद वो soluble in water हो जाए, वो कौन सा मेटल है? ये क्या पूछा है? देखो, दी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ दिस विथ ऑक्सीजन। तो ये ऐसे मेटल है जिनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, फिर जो भी हुआ उनका, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो कौन सॉल्युबल है? मेटल का नाम बताओ। मर्क्यूरी नहीं, नहीं, जिनका अभी तो बोला ना, कैल्शियम, पोटेशियम, हाँ पोटेशियम है सॉल्युबल। यस, पोटेशियम करेक्ट आंसर। और एक और कोई? सोडियम भी है करेक्ट। दूसरा कोई? कैल्शियम भी है। और कोई? तुम बोलो, तुम्हें मैं बताऊं क्या है या नहीं। और कोई?
वो तो रिएक्ट ही नहीं करता ना, ऑक्सीजन हो या पानी हो, नहीं तो चला जाता ना, हम नहाते तो पूरा गोल्ड चला जाता रिएक्ट कर कर। अभी तो देखा मैग्नीशियम, आयरन नहीं करता बोला जिसके हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं वो कर सकता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये इनके हाइड्रोक्साइड देखे कभी? CuOH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस, ऐसा कुछ देखा है आज तक? नहीं, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। अंडरस्टूड? डन? ओके। हाँ, सो मैग्नीशियम में बोल रहा था मैग्नीशियम, लेकिन और एक रीजन बताओ मुझे कि मैग्नीशियम तो कर रहा है रिएक्ट, ये लोग नहीं कर रहे हैं। कॉपर, आयरन, Zn, एल्यूमिनियम, ये लोग नहीं कर रहे हैं रिएक्ट, सॉल्यूबल नहीं है। रिएक्ट करना मतलब वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, मतलब क्या? रिएक्ट नहीं हुआ है वाटर के साथ, तो वो इनसॉल्यूबल है। तो क्यों ऐसा? रीजन बोल तो दिया तुमने, आंसर होगा मैग्नीशियम। जो नहीं है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है मतलब सॉल्यूबल हो गए, वो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारे सॉल्यूबल होंगे, और आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम ये सारे नहीं होंगे। बट आई वांट रीजन क्यों। ऑक्साइड तो सभी बनाते हैं, सब कोई ऑक्साइड बनाता है। आयरन भी बनाएगा, जिंक भी बनाएगा, कॉपर भी बनाएगा, एल्यूमिनियम भी बनाएगा। फिर वो ऑक्साइड सॉल्यूबल नहीं है अंदर पानी में, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के सॉल्यूबल है। वो क्यों? हाइड्रोक्साइड बनते हैं, लेकिन रिएक्ट किया तभी तो हाइड्रोक्साइड बना, सॉल्यूबल हो गए तभी तो हाइड्रोक्साइड बना। लेकिन क्यों वो लोग सॉल्यूबल हो जाते हैं और ये लोग नहीं होते? दैट रीजन आई वांट। नहीं, क्या क्या क्या? नहीं तो सोडियम भी सॉलिड में होता है, कैल्शियम भी सॉलिड में होता है, ये लोग भी सॉलिड। वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते वो लोग, सॉरी ये लोग, और वो लोग क्यों रिएक्ट कर जाते हैं? क्योंकि उसी में मैं बार बार क्वेश्चन में ही आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ये लोग वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो क्यों ऐसा है कि ये लोग वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और वो लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। कानो कार मांगे में देखो मैग्नीशियम कहाँ ऊपर आ रहा है, कार में कैल्शियम कहाँ ऊपर आ रहा है, तो सोडियम तो है ही ना। मैंने कहा ना बोला, सोडियम तो कर ही रहा है, ये लोग नहीं कर रहे। फरारी, अल्ट्रा, ऊपर वाले तो कर ही रहे हैं रिएक्टिविटी। मैं वो बोल रहा था कि क्योंकि तुम्हें वाटर के साथ सॉल्यूबल करना है, तो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन से ज्यादा हो वो जा सकता है अंदर। समझ में आया? ओके, दैट इज द रीजन। अरेंज, तो अरेंज तो तुम्हें आता ही है, कानो, कार्मा, बी, अल्ट्राजेन, फरारी, हे प्रभु, क्यू, एच, जी, जी, यू। विच अमॉन्ग दी गिवन मेटल्स फॉर्म्स वाटर सॉल्यूबल प्रोडक्ट आफ्टर हीटिंग? देखो पहले डाला सॉल्यूबल नहीं हुआ, अब हीट कर रहे सॉल्यूबल हो गया। गिवन मेटल्स ओनली सोडियम मेटल ऑन हीटिंग फॉर्म्स ऑक्साइड्स विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। ओके, सो सोडियम ही ऐसा है जो गर्म करने से सॉल्यूबल हो जाता है। ओके, अमोंगस्ट, कहां अमोंगस्ट? विच अमोंगस्ट द गिवन मेटल? कौन सी है गिवन मेटल? ये सारी ऊपर वाली? नहीं, तो ऊपर वाली में तो मैग्नीशियम भी आएगा, देन इट इज रॉन्ग। गिवन मेटल मतलब कहां से गिवन मेटल? एक्टिविटी में, यस, हाँ, 3.9, हाँ। सो उसमें मैग्नीशियम भी है। सो भाई इसमें मैग्नीशियम मत लिखना, देखा ऐसे छोटा छोटा पकड़ लेना है। ये मैग्नीशियम नहीं आएगा, ये मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा पानी में, तभी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। समझ में आया? सो ओनली सोडियम लिखा है ना, नॉट ओनली सोडियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो। डन? समझ रहे हो ना एकदम?
पिन ड्रॉप साइलेंस है, अच्छी बात है, लेकिन समझ तो रहे हो ना। ओके चलो, व्हाट आर एसिडिक एंड चैप्टर हमने कंसेप्ट वाइज कंप्लीट किया, तो किसी को डाउट है अभी ज्यादा समझ में आ गया है ना? ओके चलो, हाँ तो ये हमारी एक्टिविटी थी 3.9। चलो अब 3.10 ये तो स्टडी द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल्स, वाटर के साथ रिएक्शन। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल सच एज, ये सारी हमने ले ली फिर से मेटल्स। ओके, पुट स्मॉल पीसेस सैंपल सेपरेटली इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से। ओके, व्हिच मेटल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, अरेंज देम, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। कोई करता है क्या पानी के साथ ऐसे फायर? कौन? पोटेशियम सोडियम। करेक्ट, करते हैं। क्या नाम बोल रहे थे तुम लोग? करते हैं, याद रखो सब कुछ। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, कोई फ्लोट करेगा क्या? फ्लोट भी करेंगे। हाँ, कैल्शियम सोडियम वो लोग सोडियम तो फट ही जाएगा, बट फ्लोट करेगा वो। ओके, सो पुट द मेटल्स डिड नॉट, रिएक्ट ना करे वो भी, एंड मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का लिखो। देन स्टीम के साथ जो है वो लिखो, अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर विद द वाटर। रिएक्टिविटी तो तुम्हारी जो है वो सबके साथ सेम ही रहेगी, ऑक्सीजन हो या फिर वाटर हो। So many questions and one by one we will see the answer. Which metal react with the cold water? Cold water के साथ अभी ये this is the important, क्योंकि NCERT में इतना डिटेल में is not given. Okay, तो particularly ये जो 5 6 कितने हैं, 6 7 8 ये 8 क्वेश्चन जो है, ये 8 क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो अभी जो हमने देखा, सोडियम येलो कलर की फ्लेम देगा, देन कौन डेजलिंग व्हाइट कौन देगा? मैग्नीशियम। और व्हाइट कलर की कौन देगा? एल्यूमिनियम। और कॉपर कौन सी देगा? ग्रीनिश ब्लू। तो वो इंफॉर्मेशन जो बुक में ना हो वैसी लिख लो, ओके, सो दैट हमें याद रहे एग्जाम में पूछे जाए तो इसमें ऐसी सारी इंफॉर्मेशन है, so that again while we were discussing at that time we have not discussed these things. Okay, so sodium, potassium and calcium react with the cold water. Okay, sodium, potassium and calcium. Which metal produce, तुम्हें पता ही है, सोडियम पोटेशियम। Which metal floats, कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट्स करेंगे। Which metal does not react with the cold water but react with the hot water, so that is the मैग्नीशियम। याद रख लेना, कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट करता नहीं है। कौन करता है? अभी देखा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। ओके, ऐसे याद रख लो, 11 19 and 20 पोटेशियम एंड कैल्शियम 19 20 एंड एटॉमिक नंबर, एंड सोडियम 11। सो कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। और सोडियम के बाद वाला हॉट वाटर के साथ करता है, दैट इज मैग्नीशियम। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड और हॉट बट स्टीम के साथ करता है वापस? सो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड एंड हॉट। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, तुम बोल सकते हो याद, ये तो याद ही रह जाएगा। जो टफ है जनरली जो हम यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं। जो हार्ड है, जो टफ है, जिसका हम ज्यादा यूज करते हैं, वो सारे स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। बट इसके ऊपर तुम गंदा बोल रहा हूँ, ठंडा पानी डाल दो या गर्म पानी डाल दो तो वो कुछ रिएक्ट करेंगे नहीं। डन? ओके, रिएक्ट नहीं करेंगे मतलब जो वो अपना वो सब तो होगा क्या, रस्ट और वो सब तो लगेगा, बट कुछ नया ऐसा नहीं होगा। रस्ट भी जनरली से आयन पे तो लगेगा ही लगेगा। ओके, बट वैसी रिएक्शन नहीं होगी, वास्टली कुछ और ही बना दिया और सब कुछ खत्म हो गया। आयन तो वहीं का वहीं है। ओके, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है रस्ट की वजह से। हाँ, सो अरेंज द गिवन मेटल्स अगेन, वो उसमें तो तुम्हें जो रिएक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं वही रिएक्टिविटी लिख देनी है। याद रख लेना ये रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, पीबी, सीयू, एजी एंड एयू डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, ये तो हमने डिस्कस किया था। ओके, लेड है, कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बताया था ना, गोल्ड सिल्वर अगर रिएक्ट करने लगे तो चला जाएगा हमारी बॉडी पे जितना भी हमने गोल्ड सिल्वर पहना हुआ है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करते करते कम होता जाएगा।
ओके, कॉपर है, कॉपर के बर्तन में तो हम पानी स्टोर कर रहे हैं, सोचो रिएक्ट करने लगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, लेड है, सो लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अरेंज द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो जो हमारा कानो कार मांगे वही है। विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एंड द स्टीम, सो वही चार लोग जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे ना, वही चार लोग। कोल्ड वाटर, ओके, जो अभी हमने देखा ना, डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, तो कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ भी वो लोग रिएक्ट करेंगे नहीं। डन, याद रह गया, पक्का। ओके, चलो 11, एसिड के साथ पता ही है ना हमें, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, वाटर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। किसका है? चलो, कहाँ थे हम? एसिड के साथ, यस। सो सैंपल ले लो सारे, पुट दी सैंपल सेपरेटली कंटेनिंग HCl, suspend thermometers in the test tubes. Which metal reacted vigorously with the dilute hydrochloric acid? Which metal did you record highest temperature? Arrange the metals in the decreasing order of their reactivity. dilute acid के साथ ऐसा कौन सा मेटल है जो HCl में डालेंगे और रिएक्ट नहीं करेगा? यहाँ क्वेश्चन में आ जाए तो फिर तुम पढ़ोगे। बोलो, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम HCl में डाल दे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा? नहीं तो अभी तो तुमने बोला मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कौन सा डालूंगा मेटल HCl के अंदर तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा वो भाई। अब हमें रिस्क कम देना चाहिए, पोटेशियम, क्योंकि बोर्ड को चलाना है। फैन ऑन कर दो। पोटेशियम को गलत जवाब, नहीं, एसिड तो मुझे HCl ही लेना है, एसिड को मैं चेंज नहीं करने वाला। मैग्नीशियम नहीं, मतलब वो तो रिएक्ट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कौन सा नहीं करेगा। गोल्ड, गोल्ड तो नहीं करेगा, ये उसको मतलब कंसिडरेशन। गोल्ड सिल्वर दोनों को मतलब, लेड को भी मतलब। कॉपर के बारे में ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, अब तो क्या करे यार, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लाइट बंद करके देखो। चलो, ओके, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि HCl के अंदर कौन से मेटल डालेंगे तो वो रिएक्ट करेगा नहीं। तो ये लोग बोल रहे कॉपर, मैंने बोला हाँ सही आंसर है, लेकिन क्यों? ये रात में ही प्रॉब्लम होता है।
देखा नहीं देखा Now you 43 page number. थोड़ी भी पेज नंबर पर कहीं पांच भी पड़ेगा याद रखना पड़ेगा है सर आ गया सर सर लेकिन थोड़ा लबुक जबुक है फैन बंद कर दो ना फैन पहला फैन बंद कर दो सर अभी भी लबुक जबुक हो रहा है तेरा उम्र विचारता लाइट भी बंद कराई दे सर ये सीसीटीवी सर एक बार बोल बंद करके देखते हैं फैन कर दो लाइट भी कर दो सर बोर्ड बंद किया है अच्छे से चल रहा है तो उसका क्या हम सिर्फ फैन और एसी चला रहे हैं ये कितना एम्पियर देता है सर ये ज़्यादा दे रहा है ऐसा लग रहा है एसी से भी ज़्यादा है ओके चलो हाँ so which metal reacts vigorously with the dilute hydrochloric acid that is magnesium okay देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ भी कौन इजीली बर्न हो जाता है उसमें भी मैग्नीशियम था एसिड के साथ भी कौन अच्छे से रिएक्ट कर सकता है तो दैट इज मैग्नीशियम ओके क्यों क्योंकि कहनो कार मांगे तो पोटेशियम और कैल्शियम जनरली हम लेते नहीं है स्टार्ट कहाँ से करते हैं मैग्नीशियम से तो मैग्नीशियम अच्छे से क्योंकि हमें जो गिवन है मेटल्स उसमें भी देखो पोटेशियम कैल्शियम नहीं है ही नहीं लिस्ट में ही नहीं है तो
डन. ओके. So which metal does not react with the hydrochloric acid, that is copper? क्यों? वही तो मैं पूछ रहा था. क्यों HgAgAu? प्रभु, हे प्रभु, क्यों HgAgAu लास्ट में आ रहा है? सो हाइड्रोजन से भी नीचे है, रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी क्योंकि H2O है, सॉरी एसिड है और H2O, व्हाटएवर, एसिड है और H2O है. सो एसिड है तो मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ खुद ज्वाइन होना पड़ेगा. तो सोडियम आएगा तो ज्वाइन हो जाएगा, आयन आ जाएगा तो भी ज्वाइन हो जाएगा. किसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता? कॉपर के साथ, क्योंकि ऑलरेडी उससे पावरफुल रिएक्टिविटी वाला ज्वाइन है, हाइड्रोजन ज्वाइन है. सो कॉपर ज्वाइन हो सकता नहीं. किसके साथ? HCl के साथ. क्यों? सर वो भी तो नीचे है ना, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम नहीं है, कॉपर से नीचे है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए. वो भी एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में अगर हम कंसीडर करें तो नहीं होता है, बट वो एक्सेप्शन है ना. एट द रूम टेम्परेचर पे वो कौन सा होता है? लिक्विड में होता है, दैट्स व्हाई वो रिएक्ट करता है. समझ में आया? अदरवाइज वो भी रिएक्ट नहीं करेगा. नहीं, वो भी नहीं करेंगे. ओके. सो which metal the rise of temperature is maximum during the reaction? Again maximum. Magnesium. Okay. चलो, then magnesium, aluminium, zinc, iron, वही सीरीज है वापस. Next, 12th one, to study the reaction of metal with the solutions of other metal salts. Again, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा? रिएक्टिविटी सीरीज का, कि अदर मेटल सॉल्ट्स है, वो अदर मेटल सॉल्ट्स अगर पावरफुल रिएक्टर है, मतलब अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो फिर वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. ओके, जैसे कि मैंने मेटल ले लिया से क्या ले लिया? मेटल ले लिया कॉपर, और सॉल्ट ले लिया NaCl. ओके, तो NaCl का सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन. पानी है, पानी में NaCl डाल दिया है, और अब मैं कॉपर भी अंदर डाल रहा हूँ. तो ऐसा नहीं होगा कि कॉपर अंदर ज्वाइन हो जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है. ओके, सो सोडियम पहले रिएक्ट करेगा तो कॉपर उसको डिस्प्लेस कर सकता नहीं है. ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? मतलब हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट. अगर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट. देखो क्या बोल रहे हैं? टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल, पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट. ध्यान से, कॉपर वायर इन आयरन सल्फेट FeSO4, कॉपर वायर इन FeSO4 एंड द आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. समझ में आ रहा है? कॉपर वायर मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसमें तुम आयरन की नेल डाल रहे हो, और तुमने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसमें तुम कॉपर का वायर डाल रहे हो. तो कहाँ रिएक्शन होगी और कहाँ नहीं होगी? बताओ. Solution of iron nail in solution of copper sulfate. वहां पे क्या? Displacement reaction होगी. कहाँ पे होगी? आयरन नेल एंड CuSO4, उसमें रिएक्शन होगी. मतलब CuSO4 और आयरन नेल के बीच में रिएक्शन है. तुम बताओ. सर फर्स्ट और एक बार ऐसा समझो ना, फर्स्ट सेकंड दो सॉल्यूशन है मेरे पास. एक में कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, एक में आयरन सल्फेट रखा हुआ है. आयरन सल्फेट में कॉपर की पिन डाली हुई है और कॉपर सल्फेट में आयरन की पिन डाली हुई है. दैट्स इट. कहाँ रिएक्शन होगा, कहाँ रिएक्शन नहीं होगा. जिसमें आयरन की नेल डाल रहे हैं उसमें रिएक्शन होगा. आयरन की नेल जिसमें डाल रहे हैं उसमें रिएक्शन होगा. अच्छा, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का रिएक्शन होगा. वही करेक्ट आंसर. ओके. क्यों? रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली जो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर और सल्फेट जुड़ा हुआ है CuNSO4, तो आयन उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा.
पेज पे आ गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, इन विच टेस्ट, हाँ वही है ये रहा। ओके, सो इन विच टेस्ट ट्यूब रिएक्शन, तो वही कौन सा कॉपर सल्फेट में आयन डाला है वो, और ये रहा उसका रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस? कैसे पता चलेगा? कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए पता चला। कैसे कैसे पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? बताओ। फिजिकल चेंज इन स्टेट, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस। वेरी गुड। और कुछ क्या क्या? मतलब स्मेल से। हाँ तो वो तो गैस बोला ना। हाँ यस। और कुछ एक एक शेप, हाँ वो तो हो ही जाएगा। गैस, वो तो बताया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनेंगे वो पोटेशियम आयोडाइड वाला पहले चैप्टर में देखा था ना। पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, लेड आयोडाइड का सॉल्यूशन था एंड ऑल। याद आया? ओके, वो सब याद रखो। चलो, हाँ, सो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, टर्न ग्रीन ड्यूरिंग दी रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम पे कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। याद रखना, जनरली कॉपर का ब्लू कलर तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन तुम्हें पता होगा तो शायद अगर जो कॉपर के हमारे यूटेंसिल्स है उस पे अगर ऑक्सीजन, मतलब उस पे अगर ये रस्टिंग और वो हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव हो गया वो, तो क्या हो जाएगा पता है? वो यूटेंसिल्स ग्रीनिश कलर के, ग्रीनिश और व्हाइटिश कलर के हो जाएंगे। देखना, तो अगर वैसा कलर हो जा रहा है तुम्हारे कॉपर के बर्तन का, वो जो भी हो, मटका है, ग्लास है, बॉटल है, कुछ भी, सो दैट इज, अब सेटिस्फाई तुम रहो कि तुमने जो परचेस किया है वो ओरिजिनल कॉपर है। और अगर जो तुमने कॉपर का बॉटल परचेस किया है और वो सालों साल जैसा परचेस किया था वैसा ही रह रहा है, वैसी ही शाइन भी रह रही है, मतलब उसमें कॉपर है ही। तुम पानी भर भर के पी रहे हो और सोच रहे हो कि कॉपर वाला पानी पी रहे हैं, बट वो नॉर्मल वाटर ही है। समझ में आया? क्योंकि रिएक्शन होगी तो जैसे कि आयन का रस्ट हो जाता है, वैसे ही वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग। तो याद रखने की बात है कि वहां ग्रीनिश कलर आ जाएगा, थोड़ा व्हाइटिश ग्रीनिश। तो यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि अगर उसका ब्लू कलर होगा, रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? ग्रीनिश कलर हो जाएगा। ओके, दिस चेंज इंडिकेट्स, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, व्हाई डज द रिएक्शन नॉट ऑकर्ड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, अगेन पता ही है रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे आता है इसलिए। चलो 3.13 टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स हमने देखे थे, तुमने 3 स्टेप्स में डिजाइन भी किया था आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड बताओ तो 1-2 प्रॉपर्टी। उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट। यस, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। करेक्ट। ओके, एक एग्जांपल बताओ आयनिक कंपाउंड का। एग्जाम्पल तो बताओ। नहीं, कंपाउंड, गोल्ड तो एलिमेंट हो गया। अरे जो तुम बना रहे थे वही कंपाउंड है। कैसे बना रहे? NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, Al2O3 आयनिक कंपाउंड है, FeSO4, CuSO4, ये सारे सॉल्ट आयनिक कंपाउंड ही है। चलो, टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला KI। KI।
बेरियम क्लोराइड, ओके, फॉर्मूला BaCl। BaCl2, ओके। चलो, रूम टेम्परेचर पे सभी ही सॉलिड में होते हैं। फिजिक यही पूछा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट, सारे के सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। स्मॉल अमाउंट ले लो, ओके। स्पैचुला मतलब वो जो केमिकल लैब में वो चम्मच होती है ना, उसको स्पैचुला बोलते हैं, ओके। इसने ली है, नहीं बताइए, ओके, ये है वो स्पैचुला थोड़ी है। स्पैचुला कंटेनिंग मतलब ये स्पैचुला है, इसी में सैंपल है, ये स्पैचुला लग रहा है कोई भी एंगल से। स्पून ही होती है बट बहुत छोटी सी, ओके, हाँ एकदम छोटा सा, ओके चलो, हाँ वही। अच्छा चलो, what did you observe? Did the sample impart any color to the flame? And kerosene में, dissolved petrol में, water में, all these things inference about the nature, okay. NaCl, solid, solid, solid. Color of the flame again याद कर लो, पहले ही बता दिया है हमने ऑलरेडी। सोडियम का येलो होता है, के इसीलिए यहाँ पे NaCl का भी येलो है। Ki का लाइट पर्पल है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम का पर्पल होता है, पोटेशियम का पर्पल होता है, इसलिए Ki का भी क्या है, लाइट पर्पल। एंड BaCl2 का पिंक टू व्हाइट, ओके। तो कलर ऑफ द फ्लेम है। सॉल्युबिलिटी सबको ही वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। सॉल्ट है ना, सब लोग सॉल्ट ही है सब लोग, तो वाटर में सिर्फ एलिमेंट डाल दोगे तुम तो सॉल्युबल नहीं होंगे, ओके। ये सारे सॉल्ट है तो वाटर में सॉल्युबल है, पेट्रोल केरोसिन में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि आयंस है, दे कंडक्ट हाईली कंडक्टर, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर, मेटल से भी ज्यादा अच्छे है, नहीं बात की थी, ओके। सो गुड कंडक्टर, सो आयनिक आयनिक आयनिक, यस। अभी तो शायद नहीं होगी, है अभी, अच्छा। To study the conditions under which iron rust, okay, moisture होना चाहिए तब रस्ट करेगा, मॉइस्चर नहीं है तो रस्ट नहीं करेगा, ओके। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, प्लेस क्लीन नेल्स इनटू ईच। भाई 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तीनों में हमें नेल्स लेनी है, ओके, पिन, खीली। लेबल दीज A B C, हम बोलो सर किसी मेटल को वैक्यूम चैम्बर के अंदर रख दे बहुत टाइम तो रस्ट नहीं करेगा, यस नहीं करेगा। Label these A B C, okay. Pour some water in test tube A and cork it, मतलब ऐसे ऊपर से बंद कर दो, मूछ लगा दो ऐसे, okay. Pour boiled distilled water in test tube B and add 1 ml of oil and cork it. अच्छा, तो पहले में क्या किया, पानी भर दिया, बंद कर दिया। दूसरे में क्या, पानी भर दिया, ऑयल एंड फिर बंद किया। एंड थर्ड, the oil will float on the water and prevent the air from dissolving in water. Yes, ऑयल डाला मतलब क्या है, एयर का कांटेक्ट नहीं होगा, अंदर नेल है, पानी भर दिया है, पानी के अंदर ये यहाँ तक का पानी है, ये नेल है, अंदर चले गए, अब उसके ऊपर ऑयल है, यहाँ ऑयल है, तो होगा क्या कि ऊपर की एयर का कांटेक्ट अब नेल के साथ नहीं हो रहा है या पानी के साथ नहीं हो रहा है। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी। ये क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, एक्चुअली जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन होता है ना, मतलब NaCl हमारा सॉल्ट पानी में डाल देंगे तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। पानी, नमक वाला पानी, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो उसमें से पर्टिकुलरली एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बनाया जाता है, ओके। उसमें से कैसे बनाया जाता है, उसमें से वाटर कंटेंट रिमूव करके, पूरा का पूरा वाटर कंटेंट रिमूव कर दिया जाता है और ये चीज बनाई जाती है।
तो जब भी ये चीज किसी के अंडर में होगी तो उसमें से वाटर निकाल दिया है, मतलब ये वाटर को ग्रास्प करने का ट्राई करेगा। कौन? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि उसमें से पूरा वाटर कंटेंट निकाल दिया है। ऐसा समझो कि कोई गर्म चीज है और एक ठंडी चीज है। ठंडी चीज मतलब क्या? जिसमें से सारी हीट हमने निकाली। आइस है, जितनी भी हीट थी वो सारी निकाली। अब आइस को हम गर्म बॉटल के पास जाके रख दे तो क्या हो जाएगा? इसकी हीट इसमें चली जाएगी। ओके, लाइक दैट क्या हो रहा है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कहीं पर भी रखा हुआ हो, जैसे कि मैंने यहां रख दिया ऐसे क्लासरूम में, तो वो यहां से वाटर को क्या करेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। समझ में है? समझ नॉलेज के लिए, ऐसा है नहीं ज्यादा। इन टेस्ट ट्यूब anhydrous calcium chloride will absorb the moisture if any from the air. Leave this test tube for few days and then observe. तो भाई देखो, ये पहला वाला, दूसरा वाला और ये तीसरा। डन। इसमें सिर्फ पानी है, इसमें पानी और ऑयल है, और इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट क्यों? क्योंकि वो वाटर को ले रहा है कहीं से भी, मॉइस्चर कंटेंट को, मतलब दूसरे को क्या कर दे रहा है? ड्राई कर दे रहा है। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे तो हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते थे, दूसरे का रिडक्शन कर दे तो हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते थे। तो दूसरे को ड्राई कर दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग एजेंट। पानी के अंदर डाल दो। किसके साथ? तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब कर, मतलब जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है सारा का सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो सर पानी उसके अंदर ले लेता है। हाँ, अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सर वो आयरन पे इफेक्ट नहीं करेगा उसके अंदर नहीं, वो आयरन पे इफेक्ट, क्योंकि वो अब एक सरफेस आ गई ना। ओके, एक सरफेस आ गई। जैसे कि मेरे बॉडी पे यहाँ पे मैंने पानी गिरा है तो यहाँ पे पानी आ गया। ओके, लेकिन वही पानी मैं पी गया तो अब वो डायरेक्ट अंदर गया है, रिएक्शन कर सकता है मेरी बॉडी के साथ। ये ऊपर डाला हुआ रिएक्शन कर सकता नहीं है, लाइक। ओके, सो ऑब्वियसली कहाँ सबसे ज्यादा रस्ट होगा? एनी गेस? फर्स्ट वाले पे ही होगा। सबसे कम कहाँ होगा? लास्ट ऑप्शन। Simple. Which test tube rust? A. Which test tube will not rust? B and C. और सबसे कम C. नहीं है सर। हाँ, that's it. अब नहीं है? ओके, तो ये थी हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज। सॉरी, एक्टिविटी सिंपल थी सारी, सिर्फ रिवीजन ही था ये तो, फास्ट फॉरवर्ड जैसा, राइट? ओके, सो देखना है इन टेक्स्ट 14 हुआ है। अगेन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर में इतना टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है सब कुछ। ये जो मैंने स्कैन किया है वो मैं भेज दूंगा। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आसपास वो तुम्हें पढ़ने हो तो question. Give an example of metal which is a liquid at room temperature. Very good. Which can be easily cut with a knife. और दूसरा पोटेशियम. Then अच्छा, is the best conductor of heat? Metal, yes, metal. Silver and copper are good conductor of heat and electricity also. Okay. And poor conductor of heat, lead. And दूसरा mercury. That's it.
Why is sodium kept immersed in kerosene oil? बताइए. Highly reactive while exposing to the air or say oxygen. Okay, atmosphere, oxygen, air. हाँ. कोई नहीं याद आया तो ठीक है. Okay, so sodium is highly reactive metal. It reacts with the oxygen at room temperature. This reaction is highly exothermic, and thus to prevent the reaction of sodium with the oxygen, it is kept immersed in the kerosene oil. बोलो. सर वैसे मतलब हम HCl पानी में डालते हैं. पानी में HCl. अच्छा. तो फिर वो हीट एक्सचेंज हो जाता है. हाँ. पोटेशियम भी रिएक्टिव है तो तब क्यों रिएक्ट करता है? क्या फिर से बोलो. पानी में HCl डाला तो वो एब्सॉर्ब कर लेता है. तो रिएक्ट नहीं करता मतलब तो ये डालते हैं तो रिएक्ट करता है. क्या डालते हैं? ये पोटेशियम. पोटेशियम कहाँ डालोगे तुम? पानी में डालेंगे तो क्या नहीं करेगा? रिएक्ट क्यों करेगा? रिएक्ट क्यों करेगा? यस, क्योंकि देखो रिएक्शन तो कम होगा, वैसा नहीं कि रिएक्शन ज्यादा होगा. वाटर जितना एब्सॉर्ब कर सकता है उतना एब्सॉर्ब कर लेगा. ऐसा नहीं है कि हर बार बॉम्ब ही फूटेगा. जैसे कि तुमने ये हाथ में तुम्हारे मुट्ठी भर तुमने सोडियम लिया और तुमने ऐसे समझो कि एक पॉन्ड में डाल दिया, ऐसा नहीं कि पॉन्ड फट जाएगा. उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है. हाँ, उस जहाँ फेंका है उसके आसपास हीट रिलीज होगी तो वहां का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा. दिखेगा भी नहीं क्योंकि इतना बड़ा है. और ऐसा समझो 1 स्पून लिया तुमने, 1 स्पून सोडियम लिया या पोटेशियम लिया, उसको घर की पानी की टंकी में डाल दिया तो कुछ ब्लास्ट नहीं होगा. पानी गर्म हो जाएगा थोड़ा. क्यों? वो रिएक्शन हुई और वो हीट की वजह से. समझ में आया? बट बहुत ज्यादा लिया क्वांटिटी में और वाटर की क्वांटिटी कम ली. वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. वाटर की क्वांटिटी कम लोगे देन इट विल ब्लास्ट. ओके. फिर क्या हुआ? सर वही था. ये था. ये अच्छा. इक्वेशन लिखो. आयरन विद दिस स्टीम. सो आयरन विद दिस स्टीम Fe3O4 बना देगा. ओके. यस, Fe3O4 डन. Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एंड Fe3O4 फेरस ऑक्साइड. ओके. सो याद रख लेना H2O प्लस आयन Fe3O4 एंड H2 गैस विल रिलीज. स्टीम के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा. दैट्स व्हाई वाटर के साथ अगेन इट कैन मेक Fe2O3. यस. ओके. कैल्शियम एंड पोटेशियम विद द वाटर. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स इट. और हीट एनर्जी भी रिलीज होगी. सिंपल है. यही था. वो भी है 26. ओके. सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स है ABCD वे टेकन एंड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पता ही ना चले. ABCD खेलते रहते हैं. ओके. देखो ऐसे ही पूछे जाते हैं. ध्यान से समझो क्वेश्चन को. ABCD है एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1. द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज. आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट FeSO4. उसमें तुमने, अब देखना क्वेश्चन आंसर मत देखो अभी, पहले समझो क्वेश्चन को. आयरन सल्फेट में तुमने मेटल ए डाल दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ. देन ऐसे ही पूछे जाएंगे. हाँ, क्वेश्चन इसीलिए मैं बता रहा हूं. ओके. देन कॉपर सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. जिंक सल्फेट में तो कुछ लिखा ही नहीं और सिल्वर नाइट्रेट में भी कुछ नहीं लिखा. देन
बी मेटल को डाला आयरन सल्फेट में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वैसे ही सी मेटल को डाला तो डिस्प्लेसमेंट हुआ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 एंड डी को डाला तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। यूज द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट ABCD विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? डी है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल डी है। सबका आंसर यही है क्या? बी। मोस्ट रिएक्टिव। हाँ सर वहाँ पे तो तुम सोचो। हाँ बोलो, चलो बहुत टाइम हुआ। एक ही क्वेश्चन पूछा है। डी नहीं है। डी नहीं होगा। अच्छा डी नहीं होगा, फिर तो क्या होगा? सर बी होगा। बी होगा। तू भी बोल रहे बी होगा। बोलो बाकी लोग क्या लग रहा है? लॉजिक लगाओ भाई, चैप्टर कंप्लीट। अब तो आंसर दो सब लोग। 1 2 3 आंसर देंगे ऐसा नहीं चलेगा। बोलो चलो जल्दी बोलो। दिशा बी, निर्भय बी। डी नहीं होगा। डी नहीं होगा। बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। डी नहीं होगा और बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वो आयरन को क्या देखना क्या है तुम्हें देखना है क्या गिवन है। क्या गिवन है? आयरन सल्फेट गिवन है, कॉपर सल्फेट गिवन है, जिंक सल्फेट गिवन है और सिल्वर नाइट्रेट गिवन है। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज ले लो। तो उसमें कानो कार मांगे अल्ट्राजेन फरारी में पहला आ रहा है आयरन, देन QHgAgAu। सो कानो कार मांगे अल्ट्राजेन पहले आ रहा है। वो भाई जिंक पहले आ रहा है। जिंक को तो कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। ओके फिर आयन को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है? बी आयन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। आयरन सल्फेट अच्छे से जुड़ा हुआ है, उसको भी डिस्प्लेस कर दे रहा है। वो कौन है? बी। सो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये चार में से जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर और देन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट में बी डालोगे तो क्या होगा? इट विल कलर चेंज। कलर चेंज कॉपर सल्फेट का तो हो जाएगा, ब्लू कलर तो होगा, अब चेंज हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का तो पहले से ब्लू ही होगा, अब उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कुछ क्या? डिस्प्लेस कर देगा। यस, बी को अगर हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट में तो कॉपर सल्फेट से भी वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस कर देगा और उसका ब्लू कलर चेंज हो जाएगा। अरेंज ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो वैसे, जल्दी
करना पड़ेगा। BACD डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो बी सबसे ज्यादा करेक्ट। देन ए, अच्छा ए कॉपर को कर दे रहा है, हाँ ओके, ए एंड सी, वेरी गुड, करेक्ट, BACD करेक्ट। चलो, B is the most reactive. Blue color of copper sulfate solution disappear and reddish brown copper sulfate metal is deposited on the pen. BACD correct है, okay. ये है 1727. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid HCl है हमारे पास और उसमें तुम reactive metal डाल रहे हो. Write the chemical reaction when ion reacts with the dilute H2SO4. तो जब क्या हुआ, विच गैस इज प्रोड्यूस, कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा भाई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, यस H2। और फिर क्या था, केमिकल रिएक्शन ऐसा, हाँ, सो Fe प्लस H2SO4, FeSO4 एंड H2, ये सब तो तुम्हें इजी लग रहा होगा, आई होप सो, ओके। What would you observe when zinc is added to the solution of iron sulfate? आयरन सल्फेट मतलब देखो, ये इसके पहले भी कॉपर के साइड में 2 लिखा हुआ था, या इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये 2 लिखा हुआ है। देन यहाँ पर भी आयरन सल्फेट में 2 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि Cu2O भी बनता है, CuO भी बनता है। हमने देखा अभी Fe3O4 भी बनता है, Fe2O4 भी बनता है, तो कौन सा लेना है, +2 वाला +3 वाला, इसीलिए लिखा हुआ है, ये 2 वाला लेना है तुम्हें, समझ में आ रहा है, ओके। सो उस हिसाब से कंपाउंड बनाना है। अच्छा, सो आयरन 2 सल्फेट, राइट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, किस चीज में डालना है भाई, ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अच्छा, FeSO4 में जिंक डालेंगे, क्या होगा, पक्का, Zn plus FeSO4, तो Zn करेक्ट, कहाँ गया इसका आंसर, अच्छा हाँ ये रहा, कलर खेल लो, रिएक्टिव आयरन, ठीक है, ये सब पता ही है, कलर दिखाओ भाई। फेड्स फ्रॉम ग्रीन टू कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, तो ग्रीन कलर किसका है, FeSO4 का, इससे पहले भी हमने देखा था, ओके। सर जिंक का कौन सा होता है, ब्राउन, किसका, जिंक या ब्लू, ब्लू थोड़ी, ब्लू कॉपर का, और ग्रीन सर कॉपर का ब्राउन होता है, नहीं, कॉपर का मतलब ये कॉपर का तो ब्राउन होता है, वो कॉपर का नहीं, सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, समझ में आया, हम सॉल्ट कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ओके। सो ग्रीन कलर आगा आयन का, ओके, कॉपर का ब्लू, एंड यहां जो बनेगा ZnSO4 वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ओके। जिंक सल्फेट एंड ग्रेइश ब्लैक कलर्ड ऑफ आयरन मेटल गेट्स डिपोजिटेड, वो ठीक है, ओके। नेम 2 मेटल्स व्हिच डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम, अच्छा, डाइल्यूट एसिड एंड नेम 2 मेटल, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने देखा था, ओके, कि भाई डाइल्यूट एसिड को में डिस्प्लेस करे वो बताओ और ना करे वो बताओ, HNO3 के केस में हमने देखा था, सपोज कैल्शियम मैग्नीशियम कर देता है, ओके, मेटल प्लस एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट, और कौन दो नहीं करेंगे, मेटल्स, कौन दो किस में नहीं करेंगे, HNO3 में कोई नहीं करेगा, लेकिन ये दो करेंगे, एक्सेप्शन, HNO3 की बात है, ओके। सो जिंक एंड एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देंगे, कौन डिस्प्लेस नहीं करेंगे, फिर कॉपर एंड मर्क्यूरी नहीं करेंगे, क्यों ऐसा बोला इन्होंने, कॉपर एंड मर्क्यूरी एसिड में डालेंगे तो डिस्प्लेस नहीं करेंगे, किस चीज से, ऐसा समझो मैंने HCl ले लिया, तो इनका कहने का मतलब है कि मैं कॉपर डालूंगा ना तो वो रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ, कॉपर नीचे आता है, हाइड्रोजन से भी नीचे आता है, ओके, हाइड्रोजन एसिड लिया है हमने,
तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सपोज HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव आयन वही जुड़ा हुआ है। H2SO4 लिया, सल्फेट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगेन पॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन। तो सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और कॉपर और से मर्क्यूरी उससे भी लेस रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते। समझ में आया? इसमें इतने ही थे, ये टेक्स्ट पोर्शन में इतने ही थे, या आगे है इसमें? नहीं नहीं, मतलब ये जो उसमें वो पेज में उतने। वो पेज में इतने ही थे। हाँ तो इतना रखते हैं हमारे। थर्टीन में भी नहीं है। ये तो चैप्टर खत्म हो गया। ये रहा पेज नंबर 14 से देखना है। ये सब क्या है, ये तो आता ही है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। अरे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया रे। ऐसे नहीं हमने बनाया था वैसे बनाना। नीचे दिया। हाँ ये रहा बनाया है। तो ऊपर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ये और ये। अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा ये सब मत देखो रे, ये जो लास्ट में है दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, दैट वी विल सी नेक्स्ट क्लास टुमारो।